नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप लोग। बहुत एकदम सब कुछ बढ़िया चल रहा होगा, हाल खबर एकदम मस्त, सब कुछ बेहतरीन। बच्चों अब हम आ चुके हैं बेटा पढ़ाई की उस मोड़ पर जहां पर अब हमें रेखागणित की तैयारी शुरू करनी है। जी हाँ बेटा, रेखागणित की तैयारी तो एकदम बेहतरीन ढंग से अगर रेडी हो तो रेडी रहना बहुत ज़रूरी है बेटा, क्योंकि बिना रेडी हुए तो बेटा कुछ काम ही नहीं हो सकता। और वो भी याद रखिएगा, जो सोएगा वो खोएगा। बेटा समय है, 10th की तैयारी आपको आगे जाकर करनी है, तो आपको अभी से 9th के लिए एकदम प्रिपेयर्ड रहना होगा ही बेटा। तो आज बेटा अगर हम देखेंगे तो अपना जो है रेखाएं और कोण, जो हमारा चैप्टर नंबर 6 है बेटा, मैथ के अंदर चैप्टर नंबर 6 है बेटा, उसको हम देखने वाले हैं। जी हाँ बेटा, तो लाइंस एंड एंगल्स के बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं। तो एकदम बेहतरीन पढ़ाई करने के लिए सबसे पहले हमें क्या होता है बेटा कि जब अगर हम किसी चीज़ के बारे में पढ़ना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें चाहिए बेटा कि हम वहाँ पर उसके इंट्रोडक्शन को समझें, जो बहुत ज़रूरी होता है बेटा इंट्रोडक्शन को समझना। तो बेहतरीन, एक बार मैं आपसे बस इतना चाहूँगा कि अगर आपने भैया वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, क्योंकि 9th और 10th का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर मिल जा रहा है बेटा, मैथ का और प्लस साइंस का। तो बेटा एकदम बेहतरीन ढंग से अपनी तैयारी को एकदम नेक्स्ट लेवल पे ले जाने के लिए आपको देना है हमारा साथ, ठीक। और अगर आप हमारे साथ रहेंगे तो हम बेहतरीन सब बहुत कुछ हम खास करेंगे बेटा अपने लाइफ में, ठीक। तो सबसे पहले बात करते हैं रेखा और कोण के बारे में। तो सबसे पहले बात रेखा के बारे में हम बात नहीं करेंगे, सबसे पहले हम बिंदु के बारे में बात करेंगे बेटा कि बिंदु बिंदु बेटा बिंदु, बिल्कुल बिंदु, हाँ बिल्कुल बिंदु के बारे में, जिसे आप अंग्रेजी में पॉइंट के नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं बेटा? पॉइंट के नाम से जानते हैं। बिंदु यानी पॉइंट, जी हाँ बेटा, बिंदु यानी पॉइंट। अब आप बताइए मुझे पॉइंट क्या होता है। तो अगर आपको मैंने कभी कहा कि बेटा पॉइंट लगाइए, कहते हैं ना बेटा पॉइंट, बी नोटेड पॉइंट। पॉइंट का मतलब होता है बेटा एक ऐसा बिंदु, बिंदु। आप पेंसिल का बस एक नोक ऐसे जमा दीजिए बेटा, पेंसिल का एक नोक ऐसे जमा दीजिए, आपका जो बन जाता है उसे हम पॉइंट कहते हैं। सीधी सीधी सी बात है बेटा, ठीक। तो एकदम अच्छे से समझ लीजिए कि पेन से या पेंसिल से बनी हुई वह सूक्ष्म आकृति, वह सबसे छोटी आकृति ही क्या कहलाती है बेटा? बिंदु कहलाती है। और इन बिंदुओं से मिल मिलकर, इन बिंदुओं से बेटा, इन बिंदुओं से देख लीजिए इन बिंदुओं से मिल मिलकर तैयार होने लगती है क्या बेटा? इन बिंदुओं से मिल मिलकर हमारी तैयार होने लगती है धीरे धीरे क्या बेटा? रेखा। क्या तैयार होने लगती है बेटा? रेखा। यानी हम ये कह सकते हैं ना बेटा, ये चीज हम कह सकते हैं कि रेखा का जो जन्म हुआ है बेटा वो बिंदु के कारण ही हुआ है। जी हाँ बेटा, तो याद रखिए कि रेखा, रेखा क्या होती है बेटा? सूक्ष्म बिंदुओं से मिलकर बनी होती है, सूक्ष्म बिंदुओं की का समूह होता है, आप कह सकते हैं। अच्छा, एक बात और याद रखिएगा कि रेखा जो होती है वो बहुत दूर तक चलकर जाती है, रेखा बहुत दूर तक चलकर जाती है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम एक रेखा मान लेते हैं बेटा ए बी। फिलहाल रेखा का कोई अंत बिंदु यहाँ पे निर्धारित नहीं किया जाता है, लेकिन हम मान लेते हैं बेटा। जैसे कि आपने कभी 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 पढ़ा होगा लेंस के बारे में, तो आपने लेंस के बारे में पढ़ा होगा, तो उसमें एक रेखा बना दी जाती है जिसके लिए कोई भी नाम नहीं रखा जाता है, ए बी सी डी ऐसा कोई नाम उसके लिए नहीं रखा जाता है। आपको ये बात याद रखनी होगी बेटा, ठीक। आपने कभी बेटा अभी अभी इसके अंदर आपने निर्देशांक ज्यामिति पढ़ा, निर्देशांक ज्यामिति में हमने इसे अक्ष बोला था, हमने इसको एक्स बोला था, इसको एक्स डैश बोला था। हमने कोई इसमें पहला प्रारंभिक बिंदु अंतिम बिंदु कुछ नहीं रखा था, क्योंकि रेखाओं के याद रखिएगा अक्सर जो है प्रथम बिंदु और अंतिम बिंदु नहीं होते, क्योंकि ये बहुत दूर तक जाती हैं। अगर किसी रेखा का, अगर आप कभी देख रहे हैं, अगर आप बेटा ऐसे करके देख रहे हैं और यहाँ पर ए है और यहाँ पर बी है, तो आप अच्छे से इस बात को समझिए कि बेटा ये रेखा नहीं है, ये उसी रेखा का क्या है बेटा? ये उसी रेखा का रेखाखंड है। जी हाँ बेटा, अगर कोई एक सीधी लाइन आपको दिख रही है बेटा, एकदम बढ़िया सा एकदम सीधा सा लाइन है, और अगर आपको उस पर कहीं पर ए बी ऐसे दिख रहा है बेटा कि एक लाइन दिखती है आपको बेटा ए बी, तो आपको समझ जाना है बेटा कि ये उसी रेखा का एक छोटा सा रेखा खंड है। क्या है बेटा? रेखाखंड है। तो रेखाखंड आप समझ लीजिए कि रेखा का एक खंड क्या कहलाता है बेटा? रेखाखंड कहलाता है। यानी रेखा का एक भाग बेटा रेखा का भाग यानी रेखा का खंड कहलाता है। इस बात को आपको समझनी होगी और इस बात को आपको नोट भी करना होगा।
ठीक बेटा। अब इसके बाद बात करेंगे बेटा किरण का। किरण देखिए इससे थोड़ा सा अलग होता है बेटा। किरण किरण भी होता है बेटा। किरण जिसे अंग्रेजी में रेज के नाम से जाना जाता है बेटा। रेज के नाम से जाना जाता है, रे के नाम से जाना जाता है किरण बेटा। किरण में क्या होता है बेटा, किरण में बेटा एक याद रखिएगा अंत बिंदु होता है। किरण में बेटा एक अंत बिंदु होता है। जैसे मान लेते हैं किरण है ए, वो जाकर कहां पे रुकती है, बी पर, इसीलिए इसको बेटा ए बी ऐसे करके दर्शाया जाता है बेटा, याद रखिएगा बेटा। तो किरण क्या होता है बेटा कि उसके लिए एक अंतिम बिंदु निर्धारित होती है बेटा। इस बात को आप समझ गए होंगे बेटा। बहुत ही अच्छा, बहुत ही मजेदार चीज। तो थोड़ा सा इसको इरेज करेंगे बेटा। चलिए बेटा अब आगे की कहानी को देखते हैं और अब सीखेंगे बेटा हम संरेख और असंरेख बिंदु। जी हाँ बेटा, संरेख और असंरेख बिंदु बहुत ही ज्यादा जरूरी पॉइंट है बेटा। संरेख बिंदु, आ हा हा, संरेख बिंदु और असंरेख बिंदु, क्या बात है, बहुत ही अच्छा टॉपिक, तो मजेदार। तो संरेख बिंदु है बेटा और असंरेख बिंदु है, ये क्या होते हैं मैं बताता हूं। देखिए जैसे आपकी कोई एक बिंदु है, मैं समझाता हूं। देखिए जैसे मान लेते हैं हमने एक बिंदु ले लिया ए, दूसरी बिंदु मैंने ले लिया बेटा यहाँ पर बी, तीसरी बिंदु मैंने ले लिया बेटा यहाँ पे सी, और हम देखते हैं कि ये तीनों के तीनों एक ही रेखा पर हैं। ये तीनों बिंदु बेटा एक रेखा पर हैं। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि एक ही रेखा पर है, एक ही रेखा पर है, अर्थात संरेखीय है। क्या है बेटा, संरेखी है। यानी अगर हम कहेंगे जब कि ये बेटा एक ही रेखा पर है, जब कहेंगे एक ही रेखा पर है, तो इसे हम कहेंगे बेटा ये संरेखीय है। बात आपको समझ में आ रही होगी। लेकिन अगर यहीं पर हम बेटा ये कह दें कि बेटा ये यहाँ के जगह पे अगर हम यहाँ पे एक दूसरा पॉइंट ले लें और ये डी कहें, इसको हम डी कह दें बेटा, उसके बाद हम इसको ई कह दें और इसके बाद यहाँ पर एक एफ लगा दे बेटा, तो अब देखिए ये ऐसे हो गया। तो भैया एक रेखा में नहीं है, क्योंकि अगर रेखा होती तो ऐसे चली जाती। ये तो ग्राफ बना रहा है। क्या बना रहा है बेटा, ग्राफ बना रहा है। तो याद रखिए कि जो एक ही रेखा में हो उसे हम संरेखीय रेखा कहते हैं, और जो अलग अलग एक रेखा में ना हो, कहीं कहीं छिटक छिटक कर हो, उसे हम असंरेखीय रेखा कहते हैं। इसके मैं आपको कुछ उदाहरण और दूंगा बेटा, जरूरी है बेटा। अपनी भाषा में पढ़ने का अलग ही मजा होता है, अपनी भाषा में पढ़ने का अलग ही मजा होता है। संरेखी का बोलेंगे बेटा, संरेखी का बोलेंगे तो देखिए सीधा सीधा आपको दो तीन जो है बिंदु ले लेना है। ए ले लेंगे, बी ले लेंगे, सी ले लेंगे, दिखा देंगे भैया कि तीनों एक ही जो है रेखा के अंतर्गत आते हैं, अर्थात इस संरेखी है। असंरेखी का बोलेगा तो असंरेखी में क्या है बेटा, सीधा सीधा आप एक त्रिभुज बना दीजिए, सीधा सीधा तीन बिंदु ले लीजिए और त्रिभुज बना दीजिए। ऐसे ऐसे एक त्रिभुज बना दीजिए और लिख दीजिए ए बी और ये सी, और कह दीजिए बेटा कि ये तीनों जो बिंदु हैं वो एक ही रेखा में नहीं है, अर्थात ये क्या है बेटा, ये असंरेखी हैं। ये कैसे हैं बेटा, असंरेखी हैं। और ये कैसा होगा बेटा, ये तो एक ही में है, तो ये संरेखी होगा या ये संरेख होगा, और ये बेटा असंरेख होगा। यानी ये बिंदु असंरेख होंगे, ये बिंदु संरेख होंगे। इस बात को आपको समझना है बेटा। अगला नंबर आता है बेटा हमारे लिए प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा। बहुत ही ज़्यादा मस्त टॉपिक, प्रतिच्छेदी रेखा और अप्रतिच्छेदी रेखा। इसमें क्या होती है बेटा समझना। देखिए जब कोई दो रेखाएं एक दूसरे को कहीं पे काटती दिखें, देखिए यहाँ पे कट रही है ना रेखा, यहाँ पे देखिए ये रेखाएं आपस में कट रही हैं, तो जहां पर आपको दो रेखाएं एक दूसरे को काटती हुई दिखाई दें, आप उसे क्या कहेंगे बेटा कि एक दूसरे को इन्होंने छेद कर दिया, एक दूसरे को इन्होंने क्या कर दिया, छेद कर दिया। यानी एक दूसरे यानी के प्रति ये छेद कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। क्या कहेंगे बेटा, इसे हम प्रतिच्छेद रेखा कहेंगे। लेकिन अगर वहीं पर दो रेखाएं ऐसे ऐसे करके सामने से गुजर जाएं और एक दूसरे को वो अप्रतिच्छेदित तौर पर रहें, यानी एक दूसरे को छेद न करते रहें, तो एक बात याद रखिएगा, ऐसी रेखा मान लेते हैं यहाँ पे इस रेखा का नाम ए बी था, इसका नाम पी क्यू था, तो ये क्या कहलाएंगे, एक दूसरे की ये प्रतिच्छेदी रेखा कहलाएंगी। और यहाँ पर अगर हम देख लें बेटा, थोड़ा दिमाग लगाइए, यहाँ पर देख लेते हैं, इसको हम पी आर बोल देते हैं और इसको एस टी बोल देते हैं, तो ये दोनों क्या होंगे बेटा, अप्रतिच्छेदी रेखाएं होंगी, यानी ये दोनों अप्रतिच्छेदी रेखा। और ये क्या कहलाएगी बेटा,
प्रतिच्छेदी रेखा। तो ये क्या कहलाएगी बेटा, ये वाली तो अप्रतिच्छेदी हो गई और ये क्या हो गई, प्रतिच्छेदी हो गई। अच्छा याद रखिएगा, जो अप्रतिच्छेदी रेखाएं होती हैं अक्सर वो क्या होती हैं बेटा, समांतर रेखाएं होती हैं, यानी वो एक दूसरे के पैरेलल होती हैं बेटा, यानी पी आर पैरेलल टू एच टी होगा। यहाँ पर आपको इसको अपने दिमाग में एकदम सेट कर लेना है, ठीक बेटा। इसके बाद अब आप बेटा, इसके बाद हमारा एक बेहतरीन टॉपिक शुरू होता है, क्योंकि अब यहाँ पे रेखाओं के बारे में हमने थोड़ा बहुत जानकारी अर्जित कर ली है। रेखाएं जो थी, जो बिंदु थे, इनके बारे में हमने ज्ञानों को प्राप्ति करी। अब बेटा शुरू होगा हमारा भयंकर पॉइंट, जिससे बच्चा आपको डर रहा, जो बेटा मेरा डर रहा, आज उस डर को ही तो ख़त्म करने आए हैं, बिल्कुल उस डर को ही ख़त्म करने आए हैं, और उस डर को ख़त्म करके ही जाएंगे बेटा। जब तक वो डर नहीं ख़त्म होगा, आखिर वो मज़ा, वो हमको कैसे क्लियरिटी दिखेगी यार कि सर से पढ़ने से हमारा भविष्य सुंदर है, कैसे पता चलेगा बेटा। तो देखिए, सबसे पहले कोण के बारे में देखिए। कोण भैया, कोण, आ हा हा, जहाँ मोड़ दिखे मोड़ वही बना कोण, जहाँ दिखे मोड़ वही बना कोण। मैं समझाता हूँ क्या कहना चाहता हूँ। तो ऐसी बात है कि अगर आपको इसकी परिभाषा लिखने को आ जाता है, अगर कोण के बारे में बेटा डेफिनेशन यानी परिभाषा लिखने को आ जाता है, तो आप ऐसे कह सकते हैं कि जब एक ही बिंदु से, आप ऐसे लिख सकते हैं कि जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलें, दो किरणें निकलें, वो भी अलग अलग दिशा में होनी चाहिए, निकलें, तो वहाँ कोण बनता है। क्या बनता है बेटा, वहाँ कोण बनता है। ऐसा आप जान लीजिए कि जब एक ही बिंदु से दो किरणें निकलें, वो क्या बनाती हैं बेटा, तो वो वहाँ पर कोण बनाती हैं। उदाहरण देता हूँ, ये एक बिंदु है जिसका नाम मैंने यहाँ पर ए रख दिया। अब किरण निकलेगी तो किरण का अंतिम बिंदु होता है, किरण का अंतिम बिंदु होता है। तो ये एक बिंदु ए से एक किरण यहाँ पर निकली, और इसका जो अंतिम बिंदु है मान लेते हैं हम बी है, और दूसरी यहाँ पर निकल गई, तो ये क्या हो जाएगी बेटा सी। तो ये जो यहाँ पर बना हुआ जो हिस्सा होगा, जो आपका ये हिस्सा होगा बेटा, यही कोण होता है, इसी को हम एंगल कहते हैं। याद रखिएगा कि यही हमारे लिए क्या होता है बेटा, कोण होता है। इस बात को आपको एकदम माइंड में बैठाकर छाप कर रख लेना है कि ये क्या होता है बेटा, ये हमारे लिए कोण होता है। और मैं तो कहूँगा कि कोण को पहचानने का अच्छा तरीका है, हम बी से चल रहे हैं, मान लेते हैं कि हम भैया बैरहना से चल रहे हैं। हम कहाँ पहुँचे भैया, हम पहुँचे अलीबाग। हम कहाँ पहुँचे, अलीबाग। और यहाँ पर है बेटा चांदनी चौक, यहाँ पर है बेटा चांदनी चौक। तो अब भैया बैरहना से चले अलीबाग, अलीबाग से पहुँचे चांदनी चौक, यानी बी से चले भैया ए पर और ए से पहुँचे कहाँ पर, सी पर। तो कहाँ पे हमको मुड़ना पड़ा, तो कहेंगे गुरुजी हमें ए पर मुड़ना पड़ा, यानी हमें अलीबाग जाकर मुड़ना पड़ा। तो जहाँ मिलेगा भैया मोड़ वहीं बनेगा कोण, जहाँ मिलेगा मोड़ वहीं बनेगा कोण। ये बात आपको ध्यान रखनी है। अब अभी दो तीन बातें और समझाता हूँ। देखिए, कोणों को भैया लिखना बहुत मज़ेदार होता है, कोणों को लिखना आना चाहिए। परिभाषा को हम हटाते हैं, यहाँ पे कोण के बारे में थोड़ा आपको जानकारी देते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे यहीं पर कन्फ्यूजन खा जाते हैं। तो कोण लिखने का तरीका क्या होता है, तो यहाँ पे ये बहुत ज़रूरी है बेटा कि कोण को कैसे लिखें। बहुत बच्चे इसको नहीं समझते हैं, जिसके वजह से उन्हें बहुत ज़्यादा समस्याओं का सामना करना पड़ता है। पर आप तो भैया आनंद सर से पढ़ रहे हैं, तो आपको तो बेटा समस्या का सामना नहीं करना है, आपको केवल और केवल सवाल करना है। ठीक बेटा। तो कोण को कैसे लिखा जाए, तो सबसे पहले ये बात समझिए। देखिए, मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। जैसे मान लेते हैं कहीं पर एक सिंगल फेज कोण दिया हुआ है, ये इसका नाम है भैया P, इसका नाम है Q, यहाँ पर है इसका R। ठीक बेटा, एकदम आराम से। अब देखिए, आप जो है, मैंने क्या कहा था कि जहाँ पे दिखेगा मोड़ उसे ही कहो कोण। तो यहाँ पे मोड़ कहाँ पर है, P पे मोड़ है नहीं, Q पे मोड़ है ना, हाँ, ये कहाँ पे है बेटा,
क्यू पे, यानी जो कोण है बेटा उसका नाम क्या है बेटा, क्यू है। कोण का नाम क्या है बेटा, क्यू है। एकदम सही बेटा। अगर इसी तरीके से आपको कहीं पे ऐसे दिखे ए बी और सी, तो कोण कहाँ पे है बेटा, बी पर। बिल्कुल बेटा बी पर, क्योंकि मुड़ाव कहाँ पे है, आप बस ये नोटिस करिए कि मुड़ा कहाँ पे है, तो बी पर। तो यानी यहाँ पर हमने कोण बी को पहचान लिया। ठीक बेटा, यहाँ पे हमने कोण बी को पहचान लिया। मामला इसमें नहीं गड़बड़ है, मामला इसमें नहीं गड़बड़ है। आपको बोल दिया जाए आर एस टी, आप कह देंगे सर मोड़ तो एस पर है, यानी कोण तो एस हो गया। मामला यहां पर नहीं गड़बड़ है बेटा। मामला कहां गड़बड़ होता है मैं आपको समझाऊंगा। देखिए, मामला वहां गड़बड़ होता है जैसे आपको ऐसे दे दिया और आपको कहा भैया ये पॉइंट आपका ए है, ये पॉइंट आपका ओ मान लिया, ये आपका पॉइंट बी हो गया, ये आपका पॉइंट सी हो गया और ये पॉइंट आपका डी हो गया। समस्याएं ऐसी जगहों पर हैं बच्चा। ये तो नॉर्मल था, कोई दिक्कत नहीं। त्रिभुज में भी आप लिख सकते हैं, बहुत नॉर्मल होता है। लेकिन ऐसे जगहों पर आप कैसे लिखें, आप ऐसी जगहों पर इन्हें कैसे लिखें, यही मेन चीज है। तो सबसे पहले मेरी बात सुनिए कि अभी आप नोटिस करेंगे कहाँ पे मोड़ है, तो आप कहेंगे सर ओ पर मोड़ है। तो आप देखिए ओ पर तो 4 जगह मोड़ है। एक तो यहाँ पर है, दूसरा आपका यहाँ पर है, तीसरा आपका यहाँ पर मोड़ है और चौथा आपका यहाँ पे मोड़ है बेटा। तो आपके पास ओ पर तो 4 मोड़ है। अगर आप कहेंगे गुरुजी कोण ओ, तो हम कहेंगे कौन वाला, पहला वाला, दूसरा वाला, तीसरा वाला, चौथा वाला। सही बात है ना। तो इसलिए बेटा आपको पूरा कोण का नाम लिखना होगा। अब रच के भैया ध्यान देना मेरी तरफ, ठीक। तो ध्यान देना, पहला वाला जो कोण है उसका क्या नाम है। उसका नाम ये है बेटा कि हम ए से चलेंगे, देखिए कोण लिखिए इसे। उसके बाद हम लिखेंगे कि भैया हम ए से चले, ओ पर पहुंचे और फिर डी तक गए। तो इसमें हमें जो कोण, जो मोड़ मिला, जो ये पहला वाला मोड़ मिला, तो मतलब इसका जो ये वाला कोण है भैया, ये जो पहला वाला कोण है उसका नाम हमने देखा कि ए ओ डी है। क्या भैया, ए ओ डी, यानी इस वाले कोण का नाम ए ओ डी है। क्योंकि हम यहाँ से इसको ऐसे लेंगे, मैं इसको ग्रीन से जो है थोड़ा सा दर्शाने का कोशिश करूंगा। देखिए बेटा, हम इसको यहाँ से ऐसे लिए, यहाँ पे पहुँचे, देख लीजिए। ठीक बेटा, तो यहाँ से जब हम इसको लिए तो ये हमें कोण मिला ए ओ डी। ठीक बेटा, इसी तरीके से देखिए जब हम दूसरा कोण लेंगे तो दूसरे कोण में हम यहाँ से चलेंगे ए से, फिर ओ पे पहुँचेंगे और सी पे आएंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, कोण ए ओ सी। तो ये हमारे पास दूसरा कोण हो जाएगा। कौन सा भैया, दूसरा कोण। ठीक, इसी तरीके से देखिए सी से चलेंगे सी ओ बी, तो तीसरा कोण हो जाएगा भैया सी ओ बी। तो ये हमारे पास तीसरा कोण हो गया। देखिए सबके बीच में ओ आ रहा है, यानी बीच वाला ही मेन एंगल है। बाकी ये दोनों बता रहे हैं कि कौन सा एंगल आप ले रहे हैं, यानी ए और डी के जो बीच में है वो वाला ओ, या डी और बी के बीच में है वो वाला ओ, या सी और बी के बीच में है जो ओ वाला वो, या ए और सी के बीच में है जो वो। इसी तरीके से आपको समझना है। चौथा नंबर देखेंगे बेटा, चौथा है सी ओ बी। चौथा नंबर, अच्छा चौथा नंबर नहीं था, ये तीसरा था, माफ़ करिएगा। तो हम यहाँ पे चौथा लगा लेते हैं क्योंकि ये चौथा था हमारा। तो तीसरा देखते हैं डी ओ बी। तो जो हमारा तीसरा नंबर है बेटा, जो तीसरा नंबर हमारे पास है वो क्या है बेटा, कोण डी ओ बी। तो इस तरीके से आपको जो है कोणों को लिखना है। तो अभी मैं इतने पे नहीं छोड़ूंगा कि आप इतने पे वो हो जाइए। अच्छा बेटा, तो ऐसे इसी तरीके से ये बताओ, ये जो कोण क्यू है इसका पूरा नाम क्या होगा। तो आप कहेंगे पी क्यू आर। इसका नाम क्या होगा बेटा, पी क्यू आर। यानी कोण का नाम क्या होगा बेटा, पी क्यू आर। यानी ये आप कोण क्यू और पी क्यू आर आप इसको दोनों लिख सकते हैं। इसका नाम होगा ए बी सी। इसका नाम क्या होगा बेटा, कोण ए बी सी। इसका नाम हो जाएगा ए बी सी। और इस कोण का क्या नाम होगा, आर एस टी। इस कोण का क्या नाम होगा बेटा, आर एस टी। कितना प्यारा नाम। इसी तरीके से देख लेते हैं कि हम और कहां कहां पर इनके नामों को किस तरीके से इसको यूज करेंगे। बहुत ज़रूरी चीज़ है। देखिए, बिना भैया मेहनत करे तो तख्तो ताज हासिल होने वाला नहीं है। तो मेहनत तो भैया करना होगा। अब देखिए यहाँ पर आपको अगर मैं कहूँ कि भैया एक सिंगल सिंगल साइज से त्रिभुज आ जाएगा तो कोई दिक्कत नहीं है। सिंगल सिंगल साइज से त्रिभुज आ जाए और इसमें कह दे बेटा कि ये P है, ये Q है, ये R है। ऐसे कह दे कि ये P है, ये Q है, ये R है। तो आप चाहें तो इसमें एकदम आराम से लिख सकते हैं कि भैया इसमें 3 कोण है, P, दूसरा है भैया Q और तीसरा है भैया R।
लेकिन मैं कहूँ बेटा इनके पूरे नाम बताओ कि पूरे नाम क्या है, तो आप इनके पूरे नाम कैसे बताओगे? बताओ, कोण पी है, कोण पी का पूरा नाम क्या है? तो आप कहोगे सर कोण पी का पूरा नाम क्यू पी आर है, क्योंकि जब हम ऐसे चलेंगे यहाँ पर देखो ऐसे चलेंगे तो हम कहाँ से शुरू करेंगे? कोण क्यू से। अच्छा, चाहे तो आप आर से भी शुरू कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ये आपके ऊपर है, आप चाहे जहाँ से शुरू करिए, चाहे जिसको आगे पीछे लिखिए। तो कोण पी आर क्यू पी आर लिख लीजिए, या आप कोण आर से शुरू करके पी क्यू लिखिए, दोनों भैया सही है, चाहे इधर से शुरू करिए चाहे इधर से, चाहे आप क्यू को यहाँ लिखिए चाहे आर को यहाँ लिखिए। देखिए मैंने दोनों बता दिया, तो इसके चक्कर में मत रहिएगा कि भैया कि आगे पीछे कर देते हैं तो क्या गड़बड़ है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। अब मैं बात करूं भैया कि कोण क्यू का नाम बताइए, कोण क्यू का क्या नाम होगा? तो कोण क्यू का आप कहेंगे सर पी क्यू आर, तो क्या कहेंगे भैया? पी क्यू आर, और आप चाहें तो इसे आर क्यू पी भी लिख सकते हैं, आपकी इच्छा है इसे आर पी क्यू लिखना चाहें। इसके बाद देखिए बेटा, ये तो हो गया। अच्छा, ये पी क्यू आर है, बिल्कुल सही। अच्छा, ये आप आर क्यू पी, इसको आर क्यू पी होगा ना, इसको आर क्यू पी हो, हाँ सही है, ये आपका पी क्यू आर। ठीक, तो ये उसके बाद अगर आपको आर लिखना है, आपको आर बताना था, तो आप क्या करेंगे? देखिए पी आर क्यू लिख सकते हैं, पी आर क्यू ऐसे लिख सकते हैं, पी आर क्यू। अगर आपको इच्छा है बेटा तो आप क्यू आर पी भी लिख सकते हैं, तो आप चाहें तो क्यू आर पी भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आपका होने वाला तो भैया वही है। परंतु मामला तब गड़बड़ा जाता है बेटा जब अगर यहीं से एक और आगे कुछ निकला हो, अगर यहीं से आगे कुछ और निकला है और मान लेते हैं यहाँ पे इसको यू दिया है, अब क्या हो जाएगा? ध्यान दीजिएगा, अब आपका ये वाला देखिए, ये यहाँ पर ये वाला कोण आपसे पूछना पड़ा, तो ये वाला जो कोण है बेटा उसको हम कहेंगे कोण पी आर यू। क्या कहेंगे बेटा? पी आर यू। तो देखिए यहाँ पे दो आर आ गए ना, एक कोण आर देखिए, एक पी आर क्यू आया और एक आया बेटा पी आर यू, यानी एक कोण आर के लिए ये भी है और एक कोण आर के लिए ये भी है। ठीक, तो यानी दो आर आ गए। यही चीज़ मैं आपको समझाना चाहता था कि आप सिंगल सिंगल लाइन मत लिखिए, आप तीनों अक्षरों वाले लिखिए, आपको ज़्यादा क्लैरिटी आनी चाहिए प्रत्येक चीज़ों में, तभी मज़ा आएगा गुरु। जब तक आप इनको नहीं सीखेंगे मज़ा नहीं आएगा। ठीक, एक चीज़ और बता देता हूँ कि कोणों को कैसे लिखें। ठीक, एकदम अच्छे ढंग से इसको भी समझने का प्रयास करिए, जितना हो सके क्लियरिटी रखिए। देखिए आपके पास ऐसे दिया हुआ है, मान लेते हैं एक ऐसे करके ऐसे है और फिर यहाँ पर ऐसे है और ये ऐसे कर दिया। ठीक, अब इसको बोला है बेटा ओ, इसको बोल दिया ए, इसको बोल दिया मान लेते हैं डी, इसको बोल दिया डी। ठीक, इसको यहाँ पे डी बोल दिया, इसको बोल दिया एस और इसको बोल दिया टी। अब देखिए यहाँ पे कोण तो बहुत हैं, देख लीजिए, मैं यहाँ यहीं पर इनके सभी के नाम लिख देता हूँ। तो एक कोण आपको दिखेगा बेटा ए डी टी, यानी ये वाला कोण ए डी टी है, ये वाला कोण क्या हो गया बेटा? ए डी टी। ठीक, एकदम क्लियर। अब देखिए यहाँ पे दूसरा कोण हम देखते हैं, तो ये क्या है? ओ डी एस, ये वाला कोण है ओ डी एस, यहाँ पर है बेटा ओ डी एस। उसके बाद देखिए ये हो जाएगा डी ओ एस, तो ये वाला कोण हो जाएगा डी ओ एस। फिर उसके बाद देखिए डी एस ओ, तो ये वाला कौन हो जाएगा बेटा? डी एस ओ। क्लियर है? ये देखिए डी एस टी, तो ये वाला कौन हो जाएगा? कोण डी एस टी। ये हो जाएगा टी डी एस, तो ये वाला हो जाएगा टी डी एस। मैं इतने पे बता दे रहा हूँ, आप समझदार होंगे, समझेंगे खुद। तो ये क्या हो जाएगा? डी टी एस, तो ये क्या हो जाएगा बेटा? कोण डी टी एस। एकदम क्लियर। आगे देखिए ए ओ डी, तो ये कौन हो जाएगा? ए ओ डी। ठीक बेटा। उसके बाद देखिए ओ डी ए, तो ये कौन हो जाएगा? ओ डी ए। और ये वाला हो जाएगा ओ ए डी, तो ये हो जाएगा ओ ए डी। ऐसे तो ये इनका नाम है। आप चाहें तो इनका नाम चाहे देखिए ओ ए डी तक अगर लेंगे तो डी तक लिखना पड़ेगा, वरना ओ ए एस भी आप लिख सकते हैं। ये बात याद रखिएगा। फिलहाल आपके लिए ये पूरा जो है मैंने एक दे दिया। आपको जो है बेटा, आपको बस मैं एक होमवर्क देता हूँ। ठीक, इसको एक होमवर्क समझिए और आप इसको चाहें तो कमेंट में ज़रूर लिखिए कि इस कोण का क्या नाम होगा। मैं आपसे पूछ रहा हूँ, आपको बताना है बेटा कि आपको जो है इस कोण का नाम बताना है। अगर ये ए बी सी
ये कि इसको ओ मान लेते हैं, सी और डी है, तो आपको इसी कोण का नाम बताना है भैया। इसका नाम आप कमेंट में ज़रूर मुझे बताएं कि आप इसको क्या क्या कह सकते हैं, और अगर हो सके तो आप इसको पूरे को निकालिए। ठीक बेटा, ठीक ठीक ठीक, एकदम क्लियर। मैं आपको 1 2 3 4 5 और 6 ऐसे करके दिया हूं, तो आप कमेंट करिएगा जब, तो कमेंट में आप कमेंट कैसे करिएगा मैं आपको समझा रहा हूं। देखिए, आप लिखिएगा कि सर पहले वाले का नाम ये है, ठीक, पहले वाले का नाम सर ये है, दूसरे वाले का नाम सर ये है, तीसरे वाले का नाम सर ये है, ठीक। और साथ ही साथ आपको क्या करना है कि अपना नेम, आपका नेम और आपका एड्रेस, एड्रेस में आप केवल जिला रखिए, जिला आप जिस जिले से इसको देख रहे हैं, ठीक। अगर आप यूपी से देख रहे हैं तो जिला लिखिए, अगर बाहरी प्रदेशों से देख रहे हैं तो आप अपना प्रदेश भी लिख सकते हैं, काम चलेगा। और जो हमारे प्रयागराज से देख रहे हैं, मेरे प्रयागराज के भाई, वो प्रयागराज जिंदाबाद जरूर लिखिए। ठीक बेटा, एकदम क्लियर, कोई समस्या नहीं, यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर है आपका। कोई यहाँ तक कोई भी अगर प्रॉब्लम हो तो भैया बहुत 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 आसान था ये चीज़, इसमें कोई भी ज़्यादा समस्या आपको नहीं आनी चाहिए मेरे दोस्त। चलिए बेटा आगे देखते हैं। अब कोण के बारे में हमने देख लिया, तो हम अब कोणों के प्रकार देखेंगे। ठीक बेटा, कोण के बारे में हमने देख लिया है, ठीक, तो कोणों के प्रकार देखेंगे। ठीक बेटा, मैं ज़रूर कहूँगा कि आप जो है कमेंट ज़रूर करिए, क्योंकि बिना कमेंट के तो मज़ा वैसे भी नहीं आता है। लाइक तो ज़रूर करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, जलन भावना मत रखिए कि वो नहीं देख रहे हैं, नहीं देखेंगे हम तेज हो जाएंगे, थोड़ा उनको भी दीजिए, क्योंकि गुरु दक्षिणा में कम से कम यही पहुंचा दीजिए, इतना ही आपके लिए बहुत है कि आप हमारे लिए कर सकें, जो जितना कर सकें उतना करिए। ठीक, 3 साल से लगे हुए हैं, अभी भी कुछ नहीं हुआ है, देख लीजिए आप खुद ही। तो अब बेटा आ जाता है हमारे पास बहुत बढ़िया टॉपिक, जिसको हम कहते हैं बेटा कोणों के प्रकार। क्या कहते हैं बेटा? कोणों के प्रकार। कोणों के प्रकार, वाह, कोणों के प्रकार में भैया कितने कोण? तो सबसे पहले हम देख लेते हैं। सबसे पहले आता है भैया हमारा न्यून कोण। क्या आता है बेटा? हमारा न्यून कोण। ठीक बेटा, सबसे पहले न्यून कोण। जी दोस्तों, तो न्यून कोण आता है जिसे हम एक्यूट एंगल के नाम से भी जानते हैं। क्या भैया? एक्यूट एंगल। जी हाँ बेटा, एक्यूट एंगल के नाम से भी जानते हैं। तो सीधा सीधा कौन से होते हैं न्यून कोण? तो भैया सीधा सीधा आपको याद रखना है कि भैया ये वो कोण हैं जिनका मान सीधे सीधे वे सभी कोण जिनका मान आप ऐसे लिखना चाहे तो लिख लें कि जिनका मान 90 डिग्री से कम होता है। कितना बेटा? 90 डिग्री से कम होता है, वही क्या होते हैं बेटा? एक्यूट एंगल होते हैं, यानी न्यून कोण होते हैं बेटा। ठीक, तो जैसे आप जानते हैं कि भैया, अगर नहीं जानते होंगे तो जान लीजिए, एक सीधा जो होता है बेटा 90 डिग्री का कोण बनाता है। ये सारे के सारे कोण जितने होते हैं बेटा, वो 90 डिग्री से थोड़ा सा टेढ़े होते हैं, यानी ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे होते हैं, ये ऐसे हो सकते हैं। यानी हम कह रहे हैं कि जो भी आपका न्यून कोण है वो याद रखिएगा कि 90 डिग्री से हमेशा कम ही होना चाहिए। कोई भी कोण हो वो 90 डिग्री से कम ही होना चाहिए। वो 89 हो सकता है, 88 हो सकता है, 86 डिग्री का हो सकता है, 85 डिग्री का हो सकता है, 60 डिग्री का हो सकता है, 30 डिग्री का हो सकता है, 15 डिग्री का हो सकता है, 45 डिग्री का हो सकता है, 66 डिग्री का हो सकता है, 77 डिग्री का हो सकता है और 82 डिग्री का हो सकता है, लेकिन वो 90 डिग्री का नहीं होगा। याद रखिएगा, 90 के अलावा याद रखिएगा 1 से 89 तक की डिग्री जितनी है वो हम क्या कह देंगे बेटा? उसे न्यून कोण कह देंगे। आपको याद रखना है इसे। ठीक बेटा, इसको आपको याद रखना है। तो क्या बेटा, देखिए, आपको इसको याद रखना है और साथ ही साथ मैं आपको समझा दूं, तो याद रखिए कि न्यून कोण हमेशा इस तरीके से ऐसे बनाया जाता है।
तो ये बना दिया हमने ए बी सी। हम मान लेते हैं इसका भैया 60 डिग्री है। कितना है बेटा? 60 डिग्री। यानी ए बी सी क्या है बेटा? एक 60 डिग्री का कोण है। तो याद रखिएगा कि एक्यूट एंगल यानी जो आपका न्यून कोण होता है बेटा, वो हमेशा 90 डिग्री से क्या होता है बेटा? कम होता है। दूसरे कोण के बारे में बात करें बेटा, दूसरे कोण के बारे में अगर हम बात करें बेटा, तो अब आता है बेटा हमारे पास समकोण। क्या आता है बेटा? समकोण। हाँ जी बेटा, समकोण आता है, जिसे हम क्या कहते हैं बेटा? समकोण को हम समकोण का नाम देते हैं बेटा, समकोण का हम नाम देते हैं बेटा राइट एंगल। क्या देते हैं बेटा? राइट एंगल। हम इसका नाम दे देते हैं बेटा राइट एंगल। ठीक बेटा, समकोण यानी राइट एंगल। तो राइट एंगल क्या होता है बेटा? कि भैया हम कहेंगे ऐसा कोण जिसका मान, ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री ही हो, 90 डिग्री ही हो, यानी इसके अलावा और कुछ नहीं। ठीक बेटा, एक बार स्क्रीन देखते हैं कहीं कुछ कटपिट तो नहीं रहा है? एकदम सही सब कुछ? अच्छा, बिल्कुल सही। तो ऐसा कोण जिसका मान 90 डिग्री हो ही हो, यानी एक ऐसा कोण होगा जिसमें, मैं सीधे सीधे आपको यहाँ पे बताना चाहूँगा, जिसमें कि सीधा सीधा आपके पास ये एकदम ऐसे सीधा सा होगा और यहाँ पर आपके पास 90 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यानी ये ए हो सकता है, ये बी हो सकता है, ये सी हो सकता है। ये हमेशा याद रखिएगा कि आपको सीधा ही मिलेगा। जब मिलेगा 90 डिग्री के लिए ए बी सी। ठीक, इधर भी आप देखेंगे तो ये हमेशा 90 डिग्री का ही बनाता है। 90 डिग्री का कोण दोनों तरफ 90 डिग्री बनाता है, याद रखिएगा हमेशा, इधर भी और इधर भी, दोनों साइड में 90-90 बनाता है। तभी तो दोनों का इस पूरी लाइन का मान हम 180 डिग्री पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं बेटा? 180 डिग्री पढ़ते हैं, इसमें कोई शक नहीं। अब देखिए, अब इसके बाद क्या आता है बेटा? इसके बाद अगर हम ध्यान दें तो आता है बेटा हमारे पास क्या? इसके बाद आता है बेटा अधिक कोण। क्या आता है बेटा? अधिक कोण आ जाता है हमारे पास। जी हाँ, अधिक कोण, हाँ ले लेते हैं, चलिए अधिक कोण। ठीक बेटा, हाँ चलिए अधिक कोण हो जाता है बेटा। अब इसके बाद अधिक कोण का नंबर लगता है, और अधिक कोण बेटा ध्यान से सुनिए, अधिक कोण जो होता है बेटा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्या? 90 डिग्री से ज़्यादा, परंतु 180 डिग्री से कम, 180 डिग्री से कम का कोण होता है, कम का कोण। तो याद रखिएगा, अधिक कोण जो होता है बेटा वो 90 डिग्री से ज़्यादा होता है, लेकिन 180 डिग्री से हमेशा कम होता है। तो जो भी देखिए, आप ऐसे देखिए, इसका यहाँ पर ऐसे मान देखेंगे, मान लेते हैं ये 120 डिग्री है, ए बी सी आपका क्या है बेटा? 120 डिग्री है। तो 180 से जो है कम होना चाहिए, 90 से ज़्यादा होना चाहिए। यानी 91 से लेकर बेटा 179 तक के बीच का जितना कोण कहलाएगा वो क्या कहलाएगा बेटा? वो हमारे लिए अधिक कोण कहलाएगा। प्रॉपर आपको इतना याद करना है, 90 से 179 के बीच में पहुँचिए। एकदम सही, यहाँ तक कोई समस्या नहीं। आगे की देखिए बेटा, अभी आपका आगे ये तो एकदम क्लियर है। एक दो तीन और बना के आप देख सकते हैं। देखिए, कुछ भी ये हमेशा आपको लेटे ही मिलेंगे। जब मिलेंगे 130 डिग्री का मिल सकता है आपको, 140 डिग्री का ऐसे मिल सकता है, ठीक, ऐसे 140 का मिल सकता है। ठीक, तो आपको हमेशा कैसे दिखेगा? ये हमेशा लेटा हुआ दिखेगा, हमेशा आपको लेटा हुआ दिखेगा बेटा। याद रखिए, ये हमेशा आपको लेटा हुआ ही मिलता है, बेचारा बड़ा आराम फरमाता है। इसके बाद बेटा जो हमारे पास है वो है बेटा ऋजु कोण। क्या है बेटा? ऋजु कोण। इनकी चर्चा की तो बातें छोड़ दीजिए। ऋजु कोण 180 डिग्री होता है। तो आप याद रखिए, वे कोण जो 180 डिग्री ही हो, यानी 180 डिग्री, यानी इसके अलावा नहीं, 180 डिग्री ही हो, यानी एक फ्लैट लाइन, एक सीधी रेखा, यानी ए बी और एक सी, एक सीधी रेखा। आप ऐसे कह सकते हैं कि एक सीधी रेखा ही 180 डिग्री का कोण होती है, जिसे हम ऋजु कोण कहते हैं। क्या कहते हैं बेटा? इसे हम ऋजु कोण कहते हैं। तो यहाँ तक एकदम क्रिस्टल क्लियर। चलिए इसको इरेज करते हैं, आगे बढ़ते हैं। ठीक बेटा, अब देखते हैं बेटा हम अपने लिए भैया प्रतिवर्ती कोण। जी हाँ, रिफ्लेक्सिव एंगल उसको ऐसे भी बोला जाता है। आपको समझना है प्रतिवर्ती कोण क्या है। तो भैया प्रतिवर्ती कोण ये भी मजेदार है प्रतिवर्ती कोण।
देखिए बेटा, प्रतिवर्ती कोण क्या होता है कि ये जो है 180 डिग्री से ज़्यादा होता है। क्या होता है बेटा? 180 डिग्री से ज़्यादा होता है, ये याद रखिएगा, 180 डिग्री से ज़्यादा, परंतु 360 डिग्री से कम, 360 डिग्री से कम होता है। ठीक बेटा, तो प्रतिवर्ती कोण जो होता है बेटा 180 डिग्री से ज़्यादा होता है परंतु 360 डिग्री से कम होता है। अर्थात मैं ये कहूँ कि मान लीजिए कोई कोण ऐसे है, मान लीजिए कि कोई कोण ऐसे है, तो यहाँ पर अगर आप ध्यान दीजिए तो ए बी और ये सी, ठीक, आप ए बी सी यहाँ भी बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये वाला जो आपको कोण दिखेगा, ये वाला आपका 180 डिग्री से ज़्यादा है परंतु 360 डिग्री से कम है, इसलिए ये क्या कहलाएगा बेटा? प्रतिवर्ती। ये क्या कहलाएगा बेटा? ये कहलाएगा प्रतिवर्ती कोण। ये आपके लिए क्या हो जाएगा बेटा? प्रतिवर्ती कोण। इसके बाद देखिए बेटा, आपका लगता है नंबर बेटा किसका? संपूर्ण कोण का। किसका बेटा? संपूर्ण कोण का। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पे संपूर्ण कोण आ जाता है। तो संपूर्ण कोण क्या होता है बेटा? तो ये 360 डिग्री का ही होता है, 360 डिग्री का ही होता है। तो किसी भी एंगल में आप याद रखिएगा कि जब हम यहाँ पर ऐसे लेने लगे, यानी पूरा का पूरा यहाँ पर पूरा एंगल ही लेवा जाए, एक गोला है, एक गोला आप कह सकते हैं बेटा 360 डिग्री का कोण होता है। आप कह सकते हैं कि एक गोला क्या होता है बेटा? एक पूरा 360 डिग्री का कोण होता है। ठीक बेटा, यहाँ पर आपको एक बात समझ में आ गई कि कोणों के प्रकार। अब आगे बेटा हम कोणों के युग्मों के बारे में थोड़ा चर्चा करेंगे। तो इसको इरेज करते हैं बेटा, क्योंकि बिना इरेज करे तो आगे हम जा नहीं सकते हैं, कि व्हाइट बोर्ड है बेटा, स्मार्ट बोर्ड तो है नहीं, तो इसको तुरंत हम जो है इरेज करते हैं और थोड़ा इसको आगे लेके चलते हैं। चलिए बेटा देखते हैं आगे। तो चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कोणों के युग्म के बारे में। तो भैया कोणों के युग्म तो दो बहुत फेमस है। एक तो भैया आपका होता है पूरक कोण। क्या होता है बेटा? पूरक कोण। वाह वाह, क्या नाम दिया है भैया, पूरक कोण। और दूसरा आपके पास, पहला तो ये हो गया और मैं आपको दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, मैं दूसरा यहाँ पे लिख देता हूँ। दूसरा जो बहुत फेमस है बेटा, दूसरा जो बहुत ज़्यादा फेमस है, उसका नाम है बेटा समपूरक कोण। क्या है बेटा? समपूरक कोण। तो ये इसका नाम है बेटा समपूरक कोण। तो ये की बात याद रखिए, एक है आपका पूरक कोण, दूसरा है बेटा आपका समपूरक कोण। तो पूरक कोण क्या होता है? याद रखिए कि जहां, देखिए मैं आपको बता देता हूं, वे दो कोण जिनका योग 90 डिग्री होता है, वे पूरक कोण कहलाते हैं। और यहां पर देखिए बेटा, वे दो कोण या वे कोण कह सकते हैं आप, या तो वे दो कोण लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। वे कोण जिनका योग 180 डिग्री होता है, 180 डिग्री होता है, वे संपूरक कोण कहलाते हैं बेटा। जैसे देखिए यहाँ पर ऐसे मैंने कर दिया, यहाँ पे मैं ए लिख देता हूँ, यहाँ पे मैंने बी लिख दिया, यहाँ पे सी लिख दिया, यहाँ पे डी लिख दिया। तो ये टोटल आपका 90 डिग्री का कोण था, परंतु इसमें देखिए एक भाग ये है, एक भाग ये है, यानी कोण ए बी और ये सी प्लस सी बी डी, कोण सी बी डी इज इक्वल टू 180। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे बेटा? ये हमारे पूरक कोण कहलाएंगे एक दूसरे के। अच्छा 180 माफ करिए, 90 है, ठीक, 190। तो ए बी सी प्लस सी बी डी ये आपका क्या हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। क्या हो जाएगा बेटा? 90 हो जाएगा। तो ये दोनों कोण क्या कहलाएंगे बेटा? ये पूरक कोण कहलाएंगे। बात आया समझ में? यानी यहाँ पर आप देख रहे हैं कि भैया ये वाला कोण और ये वाला कोण, अगर हम दोनों कोणों को जोड़ देते हैं तो ये जो हमारा एंगल है, जो ये हमारा कोण है बेटा, वो 90 डिग्री का कोण था और वो वैल्यू हमें यहाँ पे प्राप्त हो जाएगी। अर्थात यहाँ पे ए बी सी और सी बी डी हमारे लिए पूरक कोण कहलाएंगे। बात करते हैं संपूरक कोण की। तो देखिए बेटा, एक फ्लैट लाइन ऐसे लगाइए, हमने इसके ऊपर यहाँ पे ए डी जी एस रख दिया। तो अब क्या होगा बेटा कि हमारे पास एक कोण ये है और एक दूसरा कोण ये है। एक कोण ये है बेटा, देख लीजिए एस डी जी, एक कोण है बेटा एस डी जी, एक कोण है हमारे पास एस डी जी, दूसरा है बेटा एस डी ए प्लस कोण एस डी ए, और दोनों का भैया जोड़ हमेशा 180 डिग्री आता है। अर्थात साफ है कि हमारे पास एस डी जी और एस डी ए दोनों एक दूसरे के संपूरक कोण कहलाएंगे बेटा। ये संपूरक कोण है क्योंकि इनके मान 180 डिग्री आ रहे हैं।
ये बहुत ज़रूरी था बेटा, ये बहुत ज़रूरी था। इसके अलावा बेटा, इसके अलावा अभी ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ख़त्म है, तो भी इसके अलावा बेटा अभी आपके पास क्या है बेटा, कोणों के अर्धक हैं। इसके अलावा आपके पास, मैं आपको यहाँ पे इसको बताना चाहूँगा कि आप जो है बेटा कोणों के अर्धक देखेंगे। क्या देखेंगे बेटा, कोणों के अर्धक। ये क्या होता है, ये कोणों का अर्धक क्या है, ये कोणों का अर्धक से मेरा कहने का अर्थ क्या है भैया, कोणों का अर्धक क्या है। जैसे मान लेते हैं कोई एक कोण है, मान लेते हैं एक 90 डिग्री का कोण है। एक हमने मान लिया कि भैया हमारे पास एक 90 डिग्री का कोण है जिसका नाम हमने पी क्यू आर रखा है। अब इसमें जस्ट एक जो है किरण आ जाती है जिसका नाम यहाँ पे क्यू एस है, क्यू एस, और इस 90 डिग्री को 45 और 45 में बांट देती है। तो हम क्या कहेंगे बेटा कि ये जो देखिए जो पी क्यू आर है, जो ये पी क्यू आर है बेटा, वो हमारे पास क्या है, वो हमारे पास एक कोण है और इसका क्यू एस जो है अर्धक है। क्या है बेटा, क्यू एस अर्धक है। ठीक बेटा, तो चलिए बेटा यहाँ से चलते हैं हम थोड़ा सा आगे और देखते हैं आगे क्या है खास। तो चलिए बेटा अब देखते हैं हम आसन्न कोण क्या होते हैं। ये बहुत ज़रूरी पॉइंट, आसन्न कोण। जी हाँ बेटा, आसन्न कोण बहुत ज़रूरी है बेटा, आसन्न कोण। तो देखिए बेटा आसन्न कोण फिलहाल के लिए तो हम जो है बेटा क्या कहते हैं कि इसमें एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। क्या होता है बेटा, एक उभयनिष्ठ शीर्ष होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे हम ऐसे करते हैं कि मान लेते हैं एक ऐसे हमने कुछ लिख दिया, ये है ए, ये है बी और ये है सी। अब यहाँ से हमने एक लाइन और दे दी है जिसका नाम हमने डी दे दिया। तो इसमें क्या होता है बेटा कि लगभग आपका एक बिंदु क्या होता है बेटा, एक बिंदु देखिए ए बी डी, यहाँ पे दो हैं ए बी डी, एक कोण है, दूसरा कोण है डी बी सी, दूसरा कोण है कोण डी बी सी। ठीक, देखिए तो यहाँ पे क्या है बेटा, ये बी इसमें भी है, बी इसमें भी है। तो ऐसे कोण बेटा, ऐसे कोण जिनमें भैया एक बिंदु क्या होता है बेटा, कॉमन होता है, यानी एक बिंदु क्या होता है बेटा, उभयनिष्ठ होता है, ऐसे कोण हमारे क्या कहलाएंगे बेटा, आसन्न कोण कहलाएंगे। फिर इसके बाद आ जाता है बेटा कोणों का रैखिक युग्म। आप ऐसे कह सकते हैं कोणों का रैखिक युग्म, ये कहलाएगा बेटा कोणों का रैखिक युग्म, कोणों का रैखिक युग्म। देखिए बेटा अब कोणों का रैखिक युग्म क्या होता है इसके बारे में बात समझिएगा। रैखिक युग्म में है बेटा कि जब ऐसे देखिए दो कोण हैं, जैसे मान लेते हैं हमारे पास एक कोण ऐसे हो जाए, एक कोण ऐसे हो जाए बेटा, और दूसरा कोण इसी पे से आके ऐसे हो जाए और वो एक फ्लैट लाइन बनाए। वो क्या बनाए बेटा, एक फ्लैट लाइन बनाए। जैसे आपके पास ए बी डी, देखिए ए बी डी, और आपका एक कोण क्या है बेटा, डी बी सी, एक कोण आपका है बेटा डी बी सी, और वो क्या बना रहे हैं बेटा, एक फ्लैट लाइन बना रहे हैं। वो आप देखिए एक आपके पास यहाँ पर आपके पास एक फ्लैट लाइन बना रहे हैं। तो ऐसे कोण क्या कहलाएंगे बेटा, कोणों का रैखिक युग्म कहलाएंगे बेटा। ठीक, अब इसके बाद आपका एक और आ जाता है जिसे हम क्या कहते हैं बेटा, शीर्षाभिमुख कोण। क्या कहते हैं बेटा, शीर्षाभिमुख कोण, बहुत मस्त नाम है इसका, शीर्षाभिमुख कोण। ठीक, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब क्या होता है, शीर्षाभिमुख कोण का मतलब होता है जैसे आपने ऐसे से क्रॉस किया। अब ये वाला जो कोण होता है, जो ये वाला कोण है, ये वाला कोण, इस वाले कोण को, इस वाले कोण का शीर्षाभिमुख कोण है। कैसे शीर्षाभिमुख है, शीर्षा का मतलब भैया सर, मुख का मतलब मुख यानी मुंह, जो आपका मुंह है यानी चेहरा। जस्ट इसके सामने वाला कोण है, इसी तरीके से ये वाला भी इसके सामने है, यानी ये वाला और ये वाला आपस में क्या होंगे बेटा, शीर्षाभिमुख कोण होंगे। यदि हम इनका नाम लिखें ए ओ बी, थोड़ा इसको इरेज कर देते हैं अगर आपको थोड़ा सा तकलीफ हो। हाँ बिल्कुल तकलीफ होगा, हम जानते हैं, थोड़ा सा इसको इरेज करते हैं। ऐसे लिखते हैं ए ओ बी सी और डी। तो यहाँ पे क्या है बेटा कि ए ओ बी, कोण ए ओ बी जो होता है, कोण ए ओ बी है, वो शीर्षाभिमुख कोण है किसका बेटा, सी ओ डी का। ठीक, तो ए ओ बी सी ओ डी का शीर्षाभिमुख कोण है। क्या बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है, ये बात याद रखिएगा, ये शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक बेटा, दूसरा नंबर ए ओ सी, कोण ए ओ सी, कोण ए ओ सी, बी ओ डी का, कोण बी ओ डी का क्या है बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है। क्या बेटा, शीर्षाभिमुख कोण है, शीर्षाभिमुख कोण है। ठीक बेटा, इस तरीके से आप इस बात को भी ध्यान रखेंगे एकदम दिमाग में एकदम। अब देखिए बेटा यहाँ पर आपको एक अभिगृहित आपको याद कर लेना चाहिए,
अभिगृहित क्या होता है बेटा, जो सार्वभौमिक सत्य होते हैं, ये मान लिए जाते हैं कि ये सत्य हैं। ठीक, तो मैं यहाँ पे आपको एक बात कहूँगा कि आपको यहाँ पे एक यूनिवर्सल ट्रूथ आप समझ लीजिए। तो आप यहाँ पे एक अभिगृहित याद रखिएगा, बहुत काम में आपको आगे आने वाला है। ये अभिगृहित बहुत काम में आने वाला है। ये अभिगृहित क्या है बेटा, तो आपको याद रखना है कि जब कोई ऐसी रेखा हो, जैसे मान लेते हैं ए सी, और इस पर कोई कोण बना हो, मान लेते हैं यहाँ पे बी, और ये डी मान लेते हैं। तो आप जानते हैं कि सीधी रेखा ऋजुरेखीय कोण होती है, यानी ये टोटल कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। कितना होता है बेटा, ये टोटल आपका कितना होता है बेटा, ए बी सी, यानी कोण ए बी सी आपका कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। परंतु बेटा जैसा कि हम जानते हैं कि इसमें दो कोण आ चुके हैं, ए बी सी पे दो कोण आ चुके हैं। क्या बेटा, ए बी डी, एक तो भैया ए बी डी प्लस दूसरा क्या आता है बेटा, डी बी सी, दूसरा आ जाता है बेटा डी बी सी। तो ये दोनों किस पर बने हैं बेटा, तो हम कहेंगे भैया ये दोनों भैया ए बी सी पर बने हैं, यानी कोण ए बी डी प्लस कोण डी बी सी कितना होता है भैया, 180 डिग्री होता है। ये बात आपको याद रखनी है कि भैया जो ये फ्लैट लाइन होती है उसके दोनों, ये दोनों जो आसन्न कोण होते हैं, इन दोनों का योग कितना होता है बेटा, 180 डिग्री होता है। ये तो एकदम आपको क्लियर कट याद ही रहना चाहिए। चलिए बेटा अब इसके आगे देखते हैं अपना कुछ खास पॉइंट। तो चलिए दोस्तों, अब हम एक अपना प्रमेय देख लेते हैं जो 6.1 में हमको काम आएगा। ठीक बेटा, इसके बाद हम 6.1 करेंगे, उसके बाद हम प्रमेय लगाएंगे, उसके बाद 6.2 को ही करेंगे। तो सबसे पहले 6.1 के लिए हम एक प्रमेय देखेंगे बेटा, जो कि बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद जैसे जैसे प्रमेय रहेंगे हम करते रहेंगे। तो ये हमारा जो प्रमेय है बेटा, ये शीर्षाभिमुख कोण के ऊपर है। तो क्या है कि जब दो रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेदित करती हैं तो उस समय शीर्षाभिमुख कोण बेटा क्या होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। ये हमको बेटा क्या करना है, सिद्ध करना है। तो सिद्ध करना है, कैसे करेंगे देखिए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं बेटा कि ऐसे करके दोनों साइड में हम एक शीर्षाभिमुख कोण बनाते हैं। तो ए, बीच में हम इसको ओ ले लेते हैं, इसको ले लेते हैं बी, इसको लेंगे सी, और इसको लेंगे बेटा डी। देखिए एकदम आराम से। ठीक बेटा, कोई सिस्टम कोई समस्या यहाँ तक तो नहीं। अब देखिए बेटा मामला क्या है कि यहाँ पर हम देख रहे हैं कि एक है भैया सी ओ डी। देखिएगा ये जो फ्लैट लाइन आपको दिख रही है सी ओ डी। तो अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको सीधा सीधा देखिए यहाँ पे दर्शाऊंगा, देखने का प्रयास करिएगा। ये देखिए ये वाली जो लाइन हम लेके जा रहे हैं, बस इसी के बारे में हम बात कर रहे हैं कि सी ओ डी। यहाँ पे आपको जो लाइन दिखी ये सी ओ डी, ये इसके बारे में बात करी हमने। तो जो ये कोण है हमारा सी ओ डी, ठीक बेटा, ये तो हमारा हमें पता है कि भैया कितना है, 180 डिग्री। ये तो हमें पता होता है कि भैया 180 डिग्री है ये। ठीक, अब इसी कोण पर अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास एक कोण ये है ना, ये वाला देखिए ए ओ सी। क्या है बेटा, ए ओ सी। ध्यान दीजिएगा, क्या है बेटा, ए ओ सी है। क्या भैया, ए ओ सी। देखिए कोण ए ओ सी। फिर आप देखिए क्या है, प्लस क्या है बेटा, ए ओ डी। क्या है बेटा, ए ओ डी। देख लीजिए ए ओ डी। अब ये ए ओ डी कितना है बेटा, ये सब सी ओ डी पे बना है, कोण सी ओ डी पर बना है। क्लियर है। और कोण सी ओ डी कितना है बेटा, तो 180 डिग्री है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं ए ओ डी बराबर 180 डिग्री। तो ये हमारे लिए समीकरण 1 का काम करेगी अभी आगे जाके। अब यहाँ पे हम दूसरी लाइन लेते हैं बेटा। तो जब दूसरी अगर लाइन हम लें, दूसरी लाइन जब हम लेना चाहें बेटा, तो ध्यान दीजिएगा, दूसरी लाइन हम ये ले सकते हैं बेटा, ये जो हम लेके जा रहे हैं देखिएगा, ये जो दूसरी लाइन, ये जो नीली वाली लाइन हम लेके जा रहे हैं बेटा, ये इस तरीके से देखिए, ये वाली लाइन जो है हमारे पास। ठीक, हमने पहले क्या लिया था, सी ओ डी लिया था। देखिए सी ओ डी। अब हम लेंगे ए ओ बी। तो यहाँ पे अगर हम ध्यान दें बेटा, तो हमारे पास ए ओ बी भी कितना होगा बेटा, यहाँ पे हम अगर ध्यान दें बेटा, तो हमारे पास ए ओ बी, देखिए जो हमारे पास कोण ए ओ बी होगा बेटा, वो भी कितना होगा, फ्लैट लाइन है यानी 180 डिग्री होगी। फ्लैट लाइन हमेशा 180 डिग्री होती है, ये हमें पता होता है। अब उसके बाद अगर हम ध्यान दें बेटा, तो ए ओ बी हमारा क्या है, देखिए एक तो ए ओ डी से बना है भैया, ए ओ डी से बना है, ए ओ डी से बना है, फिर प्लस डी ओ बी से बना है, डी ओ बी से बना है, ऐसे बना है। और ये क्या है बेटा, ये भैया कोण ए ओ बी के मान है, और ए ओ बी की जगह पे 180 डिग्री लिखा है। तो ए ओ डी प्लस कोण डी ओ बी बराबर कितना है बेटा, ए ओ बी।
देख लीजिए दोनों साइड में ए ओ बी है, आप लिख सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। ठीक, देख लीजिए। तो अगर आप लिखते हैं इस इधर 180 तो ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ये क्या हो जाएगा बेटा, समीकरण नंबर 2। अब आप यहाँ देखें तो समीकरण 1 और समीकरण 2 को एक तरफ रखने पर, देखिए समीकरण 1 व 2 से, समीकरण 1 व 2 से आप देखें दोनों 180 डिग्री हैं, दोनों 180 डिग्री हैं, यानी हम इसको इसके बराबर रख सकते हैं। तो अगर हम ऐसा करें तो क्या होगा, देखिए तो कोण AOC, देखिएगा कोण AOC प्लस कोण AOD, कोण AOD बराबर कोण AOC प्लस कोण AOD। अब इधर देखिए आपके पास है कोण AOD प्लस कोण DOB। अगर आप ध्यान दें बेटा तो दोनों साइड में आपके पास AOD है दोनों साइड में, यानी ये क्या होंगे बेटा, एक दूसरे से क्या होंगे बेटा, कैंसिल हो जाएंगे। ये एक दूसरे से क्या हो जाएंगे बेटा, ये भी प्लस में है इधर, ये भी प्लस में है, तो ये इधर लाएंगे तो ये माइनस में कट जाएगा। तो आपके पास बचा भैया कोण AOC बराबर कोण DOB। अब रच के भैया इसमें चेक करो ये कोण AOC कहाँ है, तो भैया AOC यानी ये वाला कोण के बारे में बात हो रहा है। ये वाला जो कोण है इसी का नाम है AOC, और DOB खोज लीजिए तो DOB। तो यहाँ पे भैया ये इस वाले कोण के बारे में बात हो रहा है। तो देखिए ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर मिल गया बेटा। इसी तरह से हम ये कह सकते हैं, इसी तरह से अगर हम निकालना चाहेंगे तो हमारे पास AOD, कोण AOD बराबर आ जाएगा किसके भैया, COB के, कोण COB के बराबर आ जाएगा बेटा। ये इस तरीके से हमने अपने प्रमेय को सिद्ध कर लिया कि भैया इति सिद्धम, आप ऐसा लिख सकते हैं कि भैया हेंस प्रूव्ड हो गया, या इति सिद्धम कि भैया हमने ऐसा सिद्ध कर लिया है, कोई दिक्कत नहीं, आप लिख सकते हैं। तो यहाँ पर प्रमेय आपका जो है बेटा सिद्ध हो गया, एकदम क्लियर करिए यहाँ पर इसको। ठीक बेटा, अब देखिए इसके आगे पहले हम 6.1 लगाएंगे, उसके बाद जाकर बेटा हम प्रमेय देखेंगे और 6.2 को लगाएंगे। तो बेटा यहाँ तक तो आपके लिए एकदम जर्नी झकास रही होगी। वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। मिलेंगे आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय श्री राम, वंदे मातरम, भारत माता की जय।